रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ कोहरा। शमशान भूमि पर एक जलती हुई चिता के सामने काले कपड़े पहने हुए एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसने जमीन पर एक काला कपड़ा बिछाया हुआ था जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी। उसके पास तंत्र मंत्र करने का सामान रखा हुआ था। 5 लौंग, 2 लड्डू, 3 बताशे, एक शराब की बोतल, एक तेज धार चाकू और एक मुर्गा जिसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। वो योग मुद्रा में बैठी हुई मंत्र जाप कर रही थी। काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने आंखें खोली। पहले उसने 5 लौंग अपने मुंह में दबा ली, फिर एक हाथ में चाकू उठाया और दूसरे हाथ में मुर्गा। बलि स्वीकार हो मसान देव। ऐसा कहकर उसने खच्च से मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। कुछ देर बाद हूबहू उसी के जैसी दिखने वाली एक लड़की वहां प्रकट हुई। उसने पहले बताशे और लड्डू खाए, फिर एक घूंट शराब की पी और उसके बाद मांस को कच्चा ही खाने लगी। आज मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। बहुत खूब, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। बताओ क्या चाहती हो? ये सुनकर वो लड़की रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। श्वेता और समीर अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजे की धम धम से श्वेता की आंख खुल गई। कौन है? उसके पूछने पर भी कोई बिना जवाब दिए लगातार दरवाजा पीटता रहा। समीर उठो, उठो समीर। उसने समीर का कंधा हिलाते हुए कहा, लेकिन समीर ने आंख नहीं खोली। आज तो ये बहुत ही गहरी नींद में सोए हैं, मुझे ही देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रात के सन्नाटे में दरवाजे की धम धम दिल दहला रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था और अब यहाँ कोई नहीं है। तभी उसको किसी के हंसने की भयानक आवाज आई और उसने पलट कर देखा तो समीर के पास उसी के जैसे दिखने वाली एक और श्वेता बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और नाखून लंबे लंबे थे। उसे देखकर श्वेता की सांसें तेज तेज चलने लगी। उसके हाथ में एक चाकू था। उसने चाकू को बेड पर सो रहे समीर की आंख में गाड़ दिया। और फिर उसने चाकू को बाहर निकाला। उसके साथ समीर की आंख भी बाहर आ गई। उसने आंख को मुंह में रख लिया और उसे किसी च्युइंगम की तरह मजे से चबाने लगी। फिर वो अपने चारों हाथ पैरों पर आई और पलक झपकते ही श्वेता के करीब आ गई। तभी श्वेता की आंख खुल गई। उसने देखा कि समीर उसके साथ एकदम सही सलामत लेटा हुआ है। थैंक गॉड ये सपना था, लेकिन इतना भयानक सपना पहली बार आया है। उसने समीर को जगाया। वो फ्रेश होने के लिए चला गया। श्वेता नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। उसने दूध निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला, उसकी सांसें गले में ही अटक कर रह गई। फ्रिज में उसकी कटी हुई गर्दन रखी थी जिससे खून टपक रहा था। अचानक से उस गर्दन ने आंखें खोल ली। कैसी हो मेरी हमशक्ल श्वेता? श्वेता बहुत जोरों से चिल्लाई और उल्टे पैर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज सुनकर समीर भी वहां आ पहुंचा। उसने श्वेता को सहारा देकर खड़ा किया तो वो कस करके उसके गले लग गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज तेज चल रही थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या हुआ डार्लिंग? तुम इतना डरी हुई क्यों? What are you trying to say? तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा? फ्रिज में मेरी कटी हुई गर्दन रखी है। तुम तो सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो, फिर कैसे तुम्हारी गर्दन फ्रिज में हो सकती है? तुम देखो, वो है। ये सुनकर समीर ने फ्रिज खोल कर देखा और श्वेता ने चीखते हुए कहा, ओ बस ड्रामा, आंख पर से हाथ हटाओ और मुझे बताओ कि कहाँ है गर्दन। श्वेता ने आंखों पर से हाथ हटाए और देखा तो फ्रिज में न गर्दन थी और न ही खून। सभी चीजें अच्छे से रखी हुई थी। सब ठीक तो है, बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। पर यहाँ तो। श्वेता को बहुत हैरानी हुई। उसे पूरा यकीन था कि उसने जो देखा वो सच था, लेकिन अब सामने सब कुछ ठीक था, इसलिए वो इसको झुठला भी नहीं सकती थी। अब श्वेता के साथ रोजाना इसी तरह की घटनाएं घट रही थी।
धीरे धीरे उसके अंदर कमजोरी भी आती जा रही थी। उसको हर जगह ये महसूस भी होता कि कोई उसके साथ है, कभी सपने में तो कभी सामने से। उसका कालिया मसान उसको नुकसान पहुंचाता रहता था। समीर को अब उसकी बहुत फिक्र होने लगी थी। उसने उसे डॉक्टर को दिखाया तो सारे रिपोर्ट्स सही आए, लेकिन फिर भी वो दिन बर दिन कमजोर होती जा रही थी। और उसके साथ हो रहे हादसों को देखते हुए समीर ने उसे किसी ओझा या अघोरी को दिखाने का फैसला किया। रात में 11 बजे के वक्त वो श्वेता को बड़े मंदिर के पीछे वाले जंगल में ले गया। वहाँ पर अघोरी अपनी तरह तरह की क्रियाएं करते थे। एक अघोरी योग मुद्रा में कुंड के सामने बैठा हुआ मांस खा रहा था। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम। बोलो क्या बात है? बाबा, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं और जब मैं सोती हूँ तो मुझे सपनों में मेरी ही जैसी एक लड़की दिखाई देती है। क्या वो लड़की सपने में तुमको नुकसान पहुँचाती है? हाँ बाबा, वो मुझे सपनों में बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती है। तुम पर किसी ने काला जादू किया है, और वो भी काले जादू की एक बेहद ही खतरनाक सिद्धि कालिया मसान का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर वो दोनों डर गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा, ये कालिया मसान क्या होता है? कालिया मसान का उपयोग किसी इंसान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किया जाता है और उसके शुरू होने के 40 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। तो बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि श्वेता पर कालिया मसान किसने किया है? कालिया मसान जिस पर करना होता है, उस इंसान की पहनने वाली कोई भी एक चीज लेकर हम उस पर कालिया मसान कर सकते हैं। तुमने पिछले दिनों में अपनी पहनने वाली कोई चीज किसी को दी थी? ये सुनकर श्वेता ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया। हाँ बाबा, मैंने हमारी नेबर शीना को मेरा दुपट्टा दिया था। वो कह रही थी कि वो दुपट्टा उसको अच्छा लग रहा है और जिद करने लगी कि मैं उस दुपट्टे को उसे बेच दूं, लेकिन मैंने उसे फ्री में ही वो दुपट्टा दे दिया। बस तो फिर उसी ने ये किया है। लेकिन उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो वो ऐसा करेगी? वो मुझे बचपन से पसंद करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने उसको रिजेक्ट कर तुमसे शादी की। उसको शायद यही बात हजम नहीं हुई, इसीलिए वो तुम्हें खत्म करके मुझसे शादी रचाना चाहती है। बाबा, अब तो हमें पता चल गया है ना कि शीना ने ही श्वेता पर कालिया मसान किया है। अब आप उसको खत्म कर दीजिए। कालिया मसान का कोई तोड़ नहीं है बच्चों, इसको सिर्फ वही इंसान खत्म कर सकता है जिसने इसे शुरू किया हो। इस तरफ समीर और श्वेता परेशान हाल अघोरी से अपनी समस्या के बारे में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ शीना अपने प्लान को कामयाब होता देख खुशी मना रही थी। अब बस कुछ दिन और, श्वेता होगी खत्म और मैं बनूंगी समीर की नई दुल्हन। अगली शाम जब शीना लॉन में बैठी थी तो उसके पास समीर आया। उसे देखकर एक पल को शीना डर गई कि कहीं समीर को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर भी उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, अरे समीर, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों नहीं आ सकता क्या? ऑफ कोर्स आ सकते हो, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा तुम्हें देखकर। और क्या चल रहा है? फिलहाल तो मैं अपनी परेशानी में लगा हूँ। क्या तुम किसी अच्छे से अघोरी बाबा को जानती हो? कैसी परेशानी और अघोरी किस लिए चाहिए तुमको? श्वेता की हालत कुछ दिन से बहुत खराब है। डॉक्टरों की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जरूर उस पर किसी ने काला जादू किया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर श्वेता को कुछ हो गया तो तुम तो उसके बिना रह भी नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? असल में मैं श्वेता से प्यार नहीं करता। मैंने उससे सिर्फ पैसों की वजह से शादी की थी। उसने तय किया था कि शादी के बाद अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, लेकिन अब जब से उसकी तबीयत बिगड़ी है वो काम अधूरा ही रह गया है। अगर मैं इस वक्त उससे कहूँगा कि प्रॉपर्टी में मेरा नाम डाल दो तो ऐसे उसे मेरा असली रंग दिख जाएगा। मुझे डर है कि अगले काम के होने से पहले वो मर गई तो मैं गरीब ही रह जाऊंगा। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि किसी अघोरी से मिलकर उसके पीछे लगे साए से उसको आजाद करवा दूं और उसके बाद वो ठीक हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी में अपना नाम डलवा कर उसका मर्डर करवा दूं। ये सुनकर शीना मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी कि यही सही मौका है। समीर, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। असल में श्वेता पर काला जादू करने वाली मैं ही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? तुमको तो पता ही है कि तुमको कितना पसंद करती हूँ मैं तुम्हें हर कीमत पर पाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने उसको मेरे रास्ते से हटाने के लिए उस पर कालिया मसान किया। मैं भी असल में तुम्हें ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर शीना का चेहरा खिल उठा
और वो बोली, बस तो फिर ठीक है, तुम उसी रात को ठीक 11 बजे शमशान के बड़े बरगद के पेड़ के पास ले आना। अब रात होने पर फिर से वही मंजर था। शीना एक जलती हुई चिता के सामने बैठी हुई थी। पास ही वो सारा सामान रखा हुआ था जो उसने उस रात इस्तेमाल किया था। समीर श्वेता को पकड़े हुए वहाँ लेकर आया। सामने बैठ जाओ। उसके कहने पर समीर ने श्वेता को जमीन पर बिठाया और खुद भी पास बैठ गया। कुछ देर बाद श्वेता का कालिया मसान वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून किसी भेड़िए की तरह पहने थे। उसने श्वेता की तरफ देखा तो वो दोनों डर गए। भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर शीना ने 5 लौंग अपने मुंह में डाल दी और उन्हें चबाने लगी। श्वेता के कालिया मसान ने पहले बताशे और लड्डू खाए और फिर मुर्गा खाने में लग गया। उसको कच्चा मांस खाते हुए देख श्वेता और समीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने जब पूरा मांस खत्म कर लिया तो शीना से बोली, मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? और इस औरत की मौत तो कुछ दिन में होने वाली है, तो उससे पहले मुझे बुलाने का क्या मकसद था? मैंने जो श्वेता के ऊपर कालिया मसान किया था उससे इसको आजाद करवाना चाहती हूँ। नहीं, ये तू क्या कह रही है? हाँ, यही सच है, मैं गलत कर रही थी। चुप कर, तू गलत कर रही थी, इसका एहसास तुझे अब हो रहा है? मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। परसों इसको साथ लेकर जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे लगता है मुझे वापस भेजना इतना आसान है? चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे वापस भेज कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर वो योग मुद्रा में बैठी और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उन मंत्रों की आवाज से कालिया मसान को तकलीफ होने लगी और उसने अपना जादू चलाना शुरू किया। उसने शीना की तरफ इशारा किया तो जमीन से कई चींटियां निकलकर उसके शरीर पर चलने लगी, उसको काटने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। तो तू ऐसे नहीं मानने वाली। मैं तुझे मार नहीं सकती, लेकिन चोट जरूर पहुंचा सकती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके करीब गई और अपने तेज पंजों से उसके चेहरे को नोचने लगी। शीना को बहुत दर्द हुआ और उसने आंखें खोल ली, लेकिन फिर भी उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। चुप हो जा। अब उसको आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने चाकू उठाया, शीना का हाथ पकड़ा और उसकी एक उंगली काट डाली। शीना ने इतना होने के बाद भी मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कालिया मसान के हाथ पैर अकड़ने लगे और देखते ही देखते वो धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। उसके गायब होते ही श्वेता बेहोश हो गई। अरे ये क्या हुआ? घबराओ नहीं, कालिया मसान के उतारे के बाद कुछ देर बेहोशी छाई रहती है। ठीक है, हम इसको घर लेकर चलते हैं। तुमको हमारी बात तो याद रहेगी ना? जिस दिन इसने प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम ऐड किया, उसके अगले ही दिन मैं इस पर फिर से कालिया मसान कर दूंगी। हाँ डार्लिंग, पक्का। 3 दिन बाद शीना जंगल से होकर कहीं जा रही थी। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ सियारों के रोने और रात के कीड़ों की आवाज कानों को छू रही थी। तभी शीना को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके पीछे उसी की शक्ल में एक लड़की हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। उसकी जान तो तूने बचा ली, लेकिन मैं अपने साथ कोई आत्मा लिए बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं! उसने एक ही झटके में शीना की गर्दन उड़ा दी। अभी ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था। घर पर रिटायर पापा, माँ और 2 छोटी बहनें थी। मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण अभी पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो जल्दी ही नौकरी करना चाहता था। एक दिन उसे कोलकाता के पास वर्धमान शहर से नौकरी का ऑफर आया। वर्धमान नगर का नाम सुनकर उसके माँ और पापा दोनों ने मना कर दिया। पर दिक्कत क्या है? पहले आप लोग कह रहे थे कि कोई भी नौकरी मिले तो वो कर लो, मगर आप ही मना कर रहे हैं। बेटा, तू चाहे जहाँ नौकरी कर ले,
मगर वर्धमान में नहीं। वहाँ के लोग काला जादू करते हैं, इसी कारण शैतानी शक्तियां वहाँ पर खुली घूमती हैं। कहते हुए उनका चेहरा डर के कारण सफेद हो गया था। आप और आपकी बातें मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। ये शैतानी शक्तियां नॉल, मुझे ये बहुत अच्छा ऑफर मिला है और मैं हर हाल में ये जॉब ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। बेटे का निर्णय सुनकर दोनों पति पत्नी खामोशी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जल्द ही अभी की जॉब ज्वाइनिंग की डेट आ गई। वो जैसे ही घर से निकलने लगा, खिड़की पर लगा हुआ कांच खुद ब खुद चटक गया। उसके रास्ते में ढेर सारे कांच के टुकड़े फैल गए। एक टुकड़ा उड़कर उसके पैर पर लगा। पैरों से खून आना शुरू हो गया। देखा, कितना बड़ा अपशगुन हो गया। कांच का टूटना बहुत ही अपशगुन होता है। अभी भी वक्त है बेटा, रुक जा। वहाँ वर्तमान में कहते हुए वो चुप हो गई। माँ, आप भी क्या इन सब बातों में यकीन कर रही हो? हाँ, ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, मुझे निकलने दो। कहता हुआ अभी अपनी माँ के पैर छूकर वर्धमान के लिए निकल गया। वहां पर वो ज्यादा किसी को जानता नहीं था, तो अपने ऑफिस के एक कलीग की मदद से घर ढूंढने लगा। कुछ घर ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर थे, तो किसी का किराया बहुत ज्यादा था। तब उसने अपने कलीग के कहने पर ऑफिस के पास ही एक पुराना घर किराए पर ले लिया। देखो बाबू मुशाय, घर जरूर पुराना है, मगर तुम्हारे लिए ठीक है। ऑफिस भी पास है, तुम पैदल आ जा सकते हो। आने जाने का किराया बच जाएगा। आपकी बात तो सही है, मगर ना जाने क्यों यहां पर अगर मगर मत करो। ये एकदम सही है। अपना सामान होटल से लेकर यहां पर आ जाओ। अपने कलीग की ये बातें सुनकर अभी इस पुराने से घर में रहने के लिए आ गया। एक कमरा और किचन का छोटा सा घर था, जिसके बाहर आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी बड़ी बड़ी जड़ें धरती को छू रही थी। रात होते होते वो पेड़ बहुत ही डरावना लगने लगा था। ऑफिस से लौटकर आते हुए अभी ने अपने कमरे की खिड़की से जब उस पेड़ की तरफ देखा, तो उसे ऐसा लगा कि वहां पर कोई खड़ा है। वो घर से बाहर निकल कर गया तो कोई नहीं था। इस पेड़ की जड़ ही इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इन्हें देख करके ही किसी के होने का एहसास हुआ होगा। खुद से बात करता हुआ अभी अपने कमरे में वापस आ गया। गहरे सन्नाटे सी अंधेरी रात, चारों तरफ झिंगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। एक आदमी तेज कदमों से चलता हुआ अभी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वहशीपन और हैवानियत साफ झलक रही थी। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून खून से सराबोर थे। होठों पर भी खून लगा था। वो तेजी से हंसता हुआ अभी की तरफ बढ़ने लगा। अभी डरकर अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और दरवाजे से बाहर भागने लगा। रोड भी पूरी तरह से सुनसान था। कोई भी उसकी मदद के लिए उसे नजर नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देखकर भागना शुरू कर देता है, मगर उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। एक कदम भी उसके लिए बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस व्यक्ति के हंसने की आवाज अभी के कानों को छीन रही थी। वो डर के कारण अपने कानों पर हाथ रख लेता। वो डरावना व्यक्ति ठीक अभी के सामने खड़ा था और उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अभी के गले को चीर दिया। दर्द से अभी कराह उठा। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। कोई अभी अभी कहकर उसे पुकार रहा था। उसने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की तो कोई भी नजर नहीं आया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अभी पहले ही दर्द में था और फिर इस तरह किसी का हाथ खींचना तो वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर वहां पर उसका कलीग बोला, क्या हुआ अभी? इतना डरे हुए क्यों हो? अपने कलीग की आवाज सुनकर जैसे ही अभी ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में ही था। सामने उसका कलीग खड़ा था, जो देर रात तक पार्टी के बाद उसके घर पर ही रुक गया था। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना? हाँ,
सपना ही तो था, मगर बहुत ही बुरा सपना था। मुझे भी इस घर में आज अजीब से ख्याल आ रहे हैं। खैर छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक। ऐसा लगा कोई बहुत ही जल्दी में है। दस्तक सुनकर अभी दरवाजा खोलने जाने लगा तो उसके कलीग ने उसे रोक लिया। वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। दोबारा दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी, मगर उसके कलीग ने उसे दरवाजा खोलने नहीं दिया। बाहर कोई है, देखो वो कितनी तेजी से दरवाजा बजा रहा है, शायद कोई मुसीबत में होगा। शायद तुम्हें बंगाल के बारे में पता नहीं है, ये एरिया वैसे ही काले जादू के लिए बदनाम है। हमारे यहाँ कहते हैं कि यदि आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हो तो 3 दस्तक के बाद ही दरवाजा खोलना चाहिए। कहता हुआ उसका कलीग खामोश हो गया। तीसरी बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे को नोच रहा है। कुछ देर बाद पूरी तरह से खामोशी हो गई। देखा तुमने, 3 दस्तक के बाद कोई हलचल नहीं है। आगे से ध्यान रखना, 3 दस्तक के बाद जब चौथी बार कोई दस्तक दे, हाँ तभी दरवाजा खोलना। अभी को उसकी बात बहुत ही अजीब लगी। उसका दिमाग ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ वो भूल चुका था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही उसकी जिंदगी थी। श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे थे। भरी दोपहर में 12 बजे अभी किसी काम से ऑफिस से बाहर निकला था। कुछ दूर एक सुनसान चौराहे पर कटे हुए नींबू पर से उसकी बाइक निकल गई। जैसे ही उसकी बाइक उस नींबू पर से निकली, नींबू में से रस की जगह खून निकलने लगा और एक काला धुआं उड़कर अभी के पीछे पीछे उड़ने लगा। अभी इस बात से बिल्कुल अनजान था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर लौटा तो उसे लगा कि उसके कंधे बहुत ही भारी हो रहे थे। उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। वो बेचैन सा घर के भीतर दाखिल हुआ। वो काला धुआं घर के बाहर ही रह गया। अब अभी को ठीक लग रहा था। देर रात मौसम बिगड़ने लगा। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। तेज हवाएं चल रही थी। अचानक लाइट भी चली गई। अभी ने मोबाइल किया, रोशनी में मोमबत्ती ही जलाई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अभी ने मोबाइल में समय देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। इस समय कौन होगा? सोचते हुए अभी ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका घर के भीतर दाखिल हुआ। अभी को एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया। हाँ, अभी को लगता है कि ये उसका भ्रम होगा। सोचते हुए वो दरवाजा बंद करके वो अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर वो सोने लगा कि तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंद गिरी। उसे लगा बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा होगा। उसने अपने सोने की जगह को बदल दिया। कुछ पल के बाद उसके ऊपर दोबारा पानी की बूंद गिरी। कुछ समय उसने मोबाइल की रोशनी में छत की तरफ देखा तो एक काला साया छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। डर की वजह से उसकी चीख निकल गई। वो उस जगह डरते हुए खिसकने लगा तो वो पलंग के नीचे गिर गया। उसका मन दहशत से भर गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके ऊपर खून की बारिश हो रही थी। अचानक ही वो साया उसके ऊपर गिर गया। पूरा कमरा अभी की चीखों से भर गया। वो साया उसका सीना चीरकर खून पी रहा था। उसके मुंह पर एक कुटिल मुस्कान थी। जब तक दरवाजे पर 3 दस्तक ना हो तब तक दरवाजा नहीं खोलना, वरना कहीं कोई